क्या नरेंद्र मोदी ने ये सवाल अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा? अगर कभी हिंदुस्तान पे हमला होगा तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। तिरंगा झंडा कैरी करने वाला अगर कोई ऑयल वेसल होता या कोई कार्गो वेसल होता, वहां पे बमबारी होती, वहां पे मारे जाते, तो डेफिनेटली ये उल्लंघन होता उस दोस्ती का या वो करारनामा का जो अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में हमेशा रहा है। जो आगे जाके एआई पे कब्जा करेगा, जो देश एआई इंटीग्रेटेड सबसे ज्यादा होगा, वही देश पूरे विश्व पे राज करेगा। अमेरिका ने कभी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं किए। इनफैक्ट यहाँ तक की सच्चाई कि पानी भी वो कनाडा का इस्तेमाल करता है। हर बार अमेरिका आश्वासन देता है भारत को कि वो भारत के साथ है, लेकिन जब भी कुछ प्रतिक्रिया पाकिस्तान की होती है तो वो पाकिस्तान को अपने वेपन्स दे देता है। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, यहाँ पे एआई जनता पार्टी का गठन होना चाहिए, यहाँ पे एआई जनता पार्टी का प्रमोशन होना चाहिए, यहाँ पे एआई जनता पार्टी का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। उसका सक्सेस और उसका एग्जीक्यूशन ही हमारे देश को जीडीपी में ला सकता है। हाल ही में हुआ G7 सम्मेलन आज एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और शायद से लाजमी भी है। जिस प्रकार से दो बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में फोटो खिंचती है, वीडियो बनती है, पर यह मुलाकात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रह जाती। इस मुलाकात में ऐसे बहुत बड़े सवाल हैं जो हर भारतीय नागरिक आज जानना चाहता है। जिस प्रकार से कुछ समय पहले हमारे भारतीय 6 नाविकों की हत्या कर दी अमेरिका ने, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या नरेंद्र मोदी ने ये सवाल अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा? जिस प्रकार से जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बार बार अमेरिका की सेम प्रतिक्रिया आना कि मैंने युद्ध को रुकवाया है, क्या ये सही था? ऐसे और बड़े कई अहम सवाल आज हर भारतीय नागरिक के जहन में चल रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिमरन राठौर और हमारे साथ मौजूद हैं हरिशरण देववन जी। सर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और गरीब किसानों की मदद करते हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आज हर भारतीय नागरिक के जहन में यही प्रश्न है कि जो हमारे 6 नाविकों की मृत्यु हुई, क्या ये बात नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी और इस पे क्या अमेरिका की प्रतिक्रिया आई? अमेरिका ने इस पहली बात तो जिस वेसल पे वो ट्रेवल कर रहे थे, जिस वेसल पे वो नियुक्त थे, जिस वेसल पे उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, वो दोनों वेसल्स जो थे वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। वो किसी एक बहुत छोटे से देश जहाँ का मेन सेलिंग जीडीपी उनकी जो रेवेन्यू है उस कंट्री की, वो सेलिंग रेवेन्यू से ही आती है। मतलब वेसल्स उनके पास ज़्यादा है, पोर्ट उनके पास ज़्यादा है। तो वहाँ पे ये जो 6 लोग जो मारे गए हैं, वो जो डेफिनेटली इट वाज नॉट फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, लेकिन हाँ, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका वेसल था, कौन सा ओरिजिन था, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इस 6 हिंदुस्तानी 6 नाविक मारे गए, जो 6 मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स मर्चेंट नेवी में काम करने वाले, जो शिपिंग वेसल पे काम करते हैं, वो लोग मारे गए। इसका अफसोस अमेरिका को कहीं ना कहीं जताना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से ये कहा कि माय फ्रेंड मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हमेशा कहा कि माय फ्रेंड ट्रंप। अब ये पॉलिटिकल स्टैंजा था या पॉलिटिकल डेजिग्नेशन थी या पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी कि माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ट्रंप। तो इस मामले में कहीं ना कहीं दुख आना चाहिए था, कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए थी, पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये जरूर कहा कि कभी अगर मोदी पे हमला होता है तो हम मोदी के साथ खड़े हैं, अगर कभी हिंदुस्तान पे हमला होगा तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और उन्होंने वेसल को लेके यही बात करी कि अगर यहां से गुजरना है, अब ये स्टेटमेंट उन्होंने वेसल के लिए दी है, वेसल के लिए करी है कि जो भी यहां से गुजरेगा उनको हमारी शर्तों पे काम करना होगा, हमारी शर्तों पे सेल करना होगा। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने मोदी के लिए दी कि जो मोदी के खिलाफ अगर कोई हमला करेगा तो हम मोदी का साथ देंगे, तो ये संतावना देने वाला बयान नहीं था, ये एक पॉलिटिकल बयान था। इसमें इमोशन नहीं था, इसमें कोई मर्सी नहीं थी, इसमें कोई गिल्टी नहीं थी, इसमें किसी प्रकार की भी शर्म नहीं थी, इसमें किसी प्रकार का अफसोस नहीं था। और यही कारण रहा
जिससे कि आई थिंक ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांगली अपोज करता रहा कि 6 परिवार मारे गए। तिरंगे वाले झंडे के वेसल पे होते या तिरंगे वाले झंडे पे अगर ये ट्रेवल कर रहे होते, तिरंगा झंडा कैरी करने वाला अगर कोई ऑयल वेसल होता या कोई कार्गो वेसल होता, वहां पे बमबारी होती, वहां पे मारे जाते, तो डेफिनेटली ये उल्लंघन होता उस दोस्ती का या वो करारनामा का जो अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में हमेशा रहा है। माय फ्रेंड मोदी एंड माय फ्रेंड ट्रंप वाली कहानी है, वो शायद झूठी। शायद से ये माय फ्रेंड मोदी माय फ्रेंड ट्रंप आजकल इतना चल नहीं रहा है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ दिया, कारगिल वॉर हुई तो पाकिस्तान का साथ दिया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, या फिर अभी जो ये 6 नाविक मारे गए, आपका खुद का ये बयान आया कि अफसोस नहीं था, बस कहा कि हम साथ खड़े हैं। बड़ा ही डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रहा उनका। कुछ ऐसा जो कहा नहीं जाता कि जिस प्रकार से दोस्ती दिखाई जा रही है कि बहुत तारीफ करी है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की, पर इस तारीफ में आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ शब्दबाजी है, मतलब शब्दों का आदान प्रदान है, क्रिया का आदान प्रदान उतना अच्छा नहीं है? गोल्डन पॉलिटिक्स में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो गोल्डन वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो शब्दों का आदान प्रदान ही होता है, भले वो माय फ्रेंड ट्रंप है या माय फ्रेंड मोदी है, लेकिन फ्रेंड बोलने से फ्रेंड नहीं होता। जैसे अभी जो सुमित हुई है परसों, 2 दिन पुरानी बात है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको हिज एक्सीलेंस करके संबोधित किया। अब ये जो हिज एक्सीलेंस कर बोल के, हिज एक्सीलेंस एक बहुत बड़ा वर्ड है, बड़ा सम्मानीय वर्ड है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का वर्ड है कि हिज एक्सीलेंस करके उनको संबोधित किया, तो इसका मतलब बहुत दो तरफा है। या वो उन्होंने कोई सटायर मारा या कोई तंज कसा, या उन्होंने जेन्युइनली अपने दिल से उनको हिज एक्सीलेंस माना। तो ये बहुत, अगर ये दिल से निकली है बात कि हिज एक्सीलेंस बोला है उन्होंने ट्रंप को, जो आज तक माय फ्रेंड ट्रंप बोलते आए, तो माय फ्रेंड ट्रंप से एक सीढ़ी नीचे आके हिज एक्सीलेंस बोलना शायद हिंदुस्तान की, भारत की इमेज की फेवर में नहीं जाता। और हाँ, ये बात भी बहुत बड़ी जो सच है, जैसे हम बात करते हैं G10 की या G20 की, लेकिन जो ग्रैंड रियलिटी है कि हम G2 की बात करते हैं, तो G2 में अगर बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही देश इसमें आते हैं, एक अमेरिका है और एक चाइना है, कि वो 19 ट्रिलियन की जीडीपी है। यहां से ही मेरा दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि जिस प्रकार से आपने G2 उल्लेख किया, भारत कब आएगा, कब ये G3 बनेगा, कब हम लोग टेक्नोलॉजी, AI, आजकल आप देखिए, सिर्फ मैं खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की इस बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो आगे जाके AI पे कब्जा करेगा, जो देश AI इंटीग्रेटेड सबसे ज्यादा होगा, वही देश पूरे विश्व पे राज करेगा। कब ये समय आएगा कि भारत इस चीज में आए? जो मेजर इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो ग्लोबल स्टडी करते हैं, ग्लोबल डायग्राम पे काम करते हैं, ग्लोबल रेवेन्यू पे काम करते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिसने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हाथ डाला है, जिसने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कब्जा किया है, जिसने एनर्जी पे, बायो एनर्जी पे कब्जा किया है, जो यूरेनियम पे कब्जा करेगा, जो यूरेनियम टेक्नोलॉजी पे कब्जा करेगा, जो सोलर एनर्जी की बात करता है, जो सोलर एनर्जी पे कब्जा करेगा, जो एक प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा, प्लस AI पे कंट्रोल रखेगा। जैसे सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में सबसे हाईएस्ट वर्कर जो H1B के वर्कर से जो वर्क परमिट पे काम करते थे वो भारतीय थे, लेकिन अचानक ही भारतीयों की स्ट्रेंथ ना बढ़े, वर्क परमिट अमेरिका ने बंद कर दिए, वर्क परमिट रिन्यूअल बंद कर दिया, वर्क परमिट के वीजास बंद कर दिए, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल जो मैक्सिको से जो माइग्रेट होकर आते थे या यूरोप से आते थे, कनाडा को उन्होंने प्रेशर में डाल दिया, कनाडा पे टैरिफ डाल दिया, कनाडा को भी प्रेशर में धमका के रखा है। तो आप ये समझो कि अमेरिका ने कभी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं किए। इनफैक्ट यहां तक की सच्चाई कि पानी भी वो कनाडा का इस्तेमाल करता है। अपने रिसोर्सेज को अमेरिका ने हमेशा कंस्ट्रेन रखा, हम अपने रिसोर्सेज को हमेशा बचा के रखा, रिजर्व रखा। जैसे पानी भी अगर वो चाहते तो अपना यूज कर सकते, लेकिन पानी भी उन्होंने कनाडा का इस्तेमाल किया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर AI इज कंसर्न। जब तक हम AI की लीडरशिप को लीड नहीं करेंगे, जब तक हम AIC की लीडरशिप के जूते में पांव नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने यंगस्टर्स को AI के लिए प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ पे
कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, यहाँ पे एआई जनता पार्टी का गठन होना चाहिए, यहाँ पे एआई जनता पार्टी का प्रमोशन होना चाहिए, यहाँ पे एआई जनता पार्टी का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। उसका सक्सेस और उसका एग्जीक्यूशन ही हमारे देश को जीडीपी में ला सकता है। और अगर आज का हमारा जो 140 करोड़ की देश हमारी जो संख्या है, इसमें हमारा बहुत बड़ा वर्ग यंग लोगों को जाता है, जिसको हम लोग आज नया वर्ड सीखते हैं, हम लोग जेनजी को जाता है। यंग लोग हैं, 20 से 30 साल की उम्र के लोग हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग एआई बेस्ड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फैन हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर ये सारे मिलकर किसी प्रकार से भी एआई पे फोर्सफुली काम करते हैं तो ये G2 नहीं, ये G3 कहलाएगा। आने वाले टाइम में G3 सीमित हो सकता है, लेकिन सिर्फ भाषण देने से और बात करने से और ग्लोबल इमेज बनाने से इमेज नहीं बनती। ताकत और इज्जत में बहुत फर्क होती है। अगर कोई आपको इज्जत देता है या आपके बारे में बात करता है, आपके बारे में बड़ाई करता है, भले वो ट्रम्प कहते हैं कि नो मिस्टर मोदी ही लुक्स लाइक अ सेंट, बहुत शांत लगते हैं, बहुत सेंट लगते हैं, पर अंदर से वो बहुत ब्रूटल हैं, बहुत हार्ड नेगोशिएटर हैं, और ही लव्स इंडिया, ही लव्स अमेरिका। अगर इतना ही लव था तो ये सैंक्शंस क्यों? अगर हिंदुस्तान के साथ इतना ही प्यार था तो इतने सैंक्शंस क्यों आए? इतनी बार उन्होंने बोला कि उन्होंने कम से कम 8 बार ये कहा कि मैं रशियन ऑयल पे भी पूरा आया, जब भारत रशियन ऑयल पे भी पूरा किया उन्होंने। खरीदना अभी जयशंकर का ही आया, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपने रशियन ऑयल खरीदा, दिस इज मॉरल एम्बिग्विटी का सवाल उन्होंने उठाया। तब इंडिया का यही कहना था कि हम कॉस्ट और अवेलेबिलिटी पे निर्धारित करते हैं, जहां से हमें सस्ता मिलेगा और ज्यादा मिलेगा वहां से हम लेंगे। लेकिन इस बात पे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा, देखा जाए, अमेरिका की जो प्रतिक्रिया है वो इसी प्रकार से रही है कि वो हर देश को अपने प्रकार से चलाना चाहता है। और भारत इतना बड़ा राज्य होने के बाद 140 की जो आबादी है, फिर भी वो अपना उस प्रकार से स्टैंड नहीं ले पाता है, वो अपने आप को उस तरीके से मजबूती से खड़ा नहीं कर पाता है। इस बात पे आप क्या कहेंगे? जैसे ट्रम्प की हम बात करते हैं, ट्रम्प ने मोदी के सामने ये बात नहीं दोहराई कि मैंने युद्ध रुकवाया, लेकिन उन्होंने ये बात स्टेटमेंट दी कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए। अगर उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन साथ में ये बात को भी समझना चाहिए कि अगर 8 युद्ध रुकवाए, और ट्रम्प जैसा जो एक एडामेंट माइंडसेट का आदमी है, ये बोलने में बिल्कुल नहीं कतराता माइक के आगे कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। लेकिन ये ना बोल के उन्होंने ये बोला कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान और इंडिया और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन पहले वो कई बार, कम से कम 40-50 बार ये बात बोल चुके थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। लेकिन इस समिट में उन्होंने ये लाइन नहीं बोल के इस बात की गरिमा का मान रखा, बिकॉज ये बात वो जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ब्लंटली आंखों में आंखें डाल के और बहुत कन्विक्शन के साथ जो बात बोलते हैं। अब तो लोगों ने भी उनकी कन्विक्शन को हल्के में लेना और उनकी कन्विक्शन को इग्नोर करना शायद शुरू कर दिया। नाउ ट्रम्प्स स्टेटमेंट एंड ट्रम्प्स डायलॉग्स डोंट मैटर। मे बी इंडिया में तो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, ग्लोबली भी डिनायल और उनकी स्टेटमेंट को अबेंडन करने का रिवाज शुरू हो गया। मेरी आपसे बस एक ही छोटा सा प्रश्न है कि किस प्रकार से भारत अपने आप को G2 में आगे देख सकता है? क्या ऐसा भारत को करना चाहिए? क्योंकि देखा जाए, ठीक है, शब्द अच्छे अच्छे बोले जा रहे हैं, सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारत को एक तरीके से वो पहचान मिल भी रही है, पर ऐसे एक्शन में क्या हमें करना चाहिए कि आज भारत G2 के बाद वो G3 बने? इंडिया, चाइना, अमेरिका। हर एंगल से जितनी बार भी ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी, उस हर स्टेटमेंट में आपको एक ही बात नजर आई होगी, एक ही बात समझ आई होगी कि अमेरिका भारत पे एक दबाव बनाना चाहता है, और ऑब्वियसली वो बनाना चाहता है, लेकिन वो बना नहीं पा रहा, क्योंकि लेकिन उस इतने प्रेशर के अंदर भी भारत अभी भी अपने स्वतंत्र नीति पर कायम है। और ये भारत की कूटनीति जो ये भारत की कूटनीति है जो उन्होंने इस्तेमाल करी है, वो सफल कूटनीति पाई गई है। क्योंकि इतने दबाव में अच्छे अच्छे देश, शैनिगन जैसे देश, यूरोपियन जैसे देश शायद घुटनों पे हैं या रहमो करम पे चले गए हैं। बहुत सारे छोटे मोटे देश तो उनको तो वो कुछ मानता ही नहीं है, उनको तो कुछ ट्रम्प मानते ही नहीं है। और लेकिन फिर भी भारत में भी बहुत पीछे होने के बावजूद भी अपनी गरिमा के साथ में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अपनी कूटनीति के कारण वो सफल रहे हैं उस प्रेशर को
हैंडल करने में और जो परफॉर्मेंस प्रेशर था ग्लोबली वो एग्जिस्ट रही है। ये बात बहुत बड़ा सच है कि मतलब ऑलमोस्ट लाइक 121 भारतीय कंपनी अमेरिका में कन्वर्ट हुई हैं, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बाहर गई है। एक होता है जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको FCGPR बोलते हैं। जब FCGPR फाइल करते हैं, जो RBI के साथ फाइल करते हैं, जब पैसा बाहर जाता है तो उसको FCP बोलते हैं कि FCP फाइल करते हैं। उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 121 बड़ी कंपनियों ने अपने आप को वहां पे रजिस्टर किया FCPI के अंदर, और बिकॉज जब पैसा बाहर जाता है तो देश को भी दुख होता है, वो वीक फील करता है और RBI उसको नोटिफाई करता है। लेकिन हाँ, कंप्लायंस पूरे हैं, उस कंपनी का पैसा है, वो कंपनी की मर्जी है, कंपनी को वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है, को भारत में ही ज्यादा रह के काम करना चाहिए। या वो 120 भारतीय कंपनियां बाहर गई। ऑलमोस्ट मतलब ये अंदाजा लगाया जाता है कि 20 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश 20 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश जो है वो फॉरेन कंट्रीज में हो रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की बजाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर जाने लगी है। तो FCGPR फाइल्स कम हो रही हैं, FCPR फाइल जारी, कंप्लायंस का हिस्सा है RBI। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जैसे अदानीज भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अदानीज इन्वॉल्व है, अंबानीज इन्वॉल्व है, इसमें जिंदल्स इन्वॉल्व है, लेकिन इनका क्षेत्र जो है इन्वेस्टमेंट का वो है AI एंड IT। यहीं पे अगर इनको यहीं पे पॉलिसी मिले, यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले, यहीं हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनको माइलेज दे, अगर ऑपोजिशन तंग ना करे, है ना, और अप्रूवल्स मिले, वन विंडो अप्रूवल्स हो, ठीक है, वन विंडो अप्रूवल्स हो, स्कीम्स हो कॉर्पोरेट के लिए, तो ये पैसा जो बाहर जा रहा है क्या वो इंडिया में नहीं रह सकता? रह सकता है, लेकिन ये पुरानी पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं। आस्ते आस्ते आई एम वेरी श्योर कि जैसे जैसे यहाँ पॉलिसीज रुकेंगी, इंडियन कंपनीज वापस घर वापसी करेंगी। और बाहर जाना कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं दिखता, लेकिन हाँ, इंडियन रिवेन्यू सिस्टम को लेके हम नुकसान जरूर झेल सकते हैं। ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली कि 3500 से ज्यादा लोग, मतलब जो रिच फैमिलीज थे, जो HNI कस्टमर्स थे, जो HNI लोग थे, HNI सिटीजन्स थे, हाई नेटवर्क इनकम वाले, उन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन या मे बी उनके अपने कुछ रीजंस रहे हो, लेकिन हाँ, आदमी जब जाके बसता है, मे बी दे माइट बी थिंकिंग कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है या मे बी फ्रेश एयर है, कुछ हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, पर जरूरी नहीं है कि वो बाहर सिर्फ देश से दुखी होके गए हो, उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आई थिंक वो हमको एक इग्नोरेंस लेवल पे जाना चाहिए। शायद अंबानी की हम बात करते हैं तो 300 बिलियन निवेश की बात उन्होंने किसी प्रेस में करी थी, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट। अदानी बात करते हैं कि 10 बिलियन की बात वो कर रहे हैं अदानी, ठीक है, जिससे वो 1500 नौकरियां वहां जनरेट करेंगे। अगर 10 बिलियन निवेश करने से 1500 एम्प्लॉयमेंट अगर ओपन होती है, तो 300 बिलियन इन्वेस्ट करने से कितनी एम्प्लॉयमेंट ओपन, तो वो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? 140 करोड़ की देश का 140 करोड़ लोगों का देश है, तो क्या यहाँ टैलेंट नहीं होगा? यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो सकती? क्या यहाँ क्रिएशन नहीं होगी? और एक समय था जब सिलिकॉन पे हिंदुस्तानी राज करता था, जब अमेरिका ने ये देखा कि इंडियंस बहुत ज्यादा माइग्रेट कर गए, तरक्की कर गए हैं, पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, तो उन्होंने उनका वीजा बंद कर दिया, उन्होंने उनको नौकरियां बंद कर दी, सिलिकॉन वैली खाली हो गई, IT कंपनीज आर रनिंग अवे, एंड सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट और सारा मैन पावर इन्वेस्टमेंट जो है वो ताइवान और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में डाइवर्ट होने लगा है। जो हमारे यंग लोग हैं, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, तो जो हमारे यंग लोग हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी अंदर आभास हो इस बात का, तो आई थिंक दिस कैन कम बैक। हाँ, ये बात बहुत सच्ची है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, बातों से काम नहीं चलता, ताकत की एक अलग वैल्यू होती है और इज्जत की एक अलग वैल्यू। इज्जत जरूर मिलती है हमारे नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन शायद ताकत में अभी भी एक पड़ाव आना बाकी है, एक सूर्योदय होना बाकी है, एक यंग जनरेशन का जागना बाकी है, एक पॉलिसी का गठन होना बाकी है, और एक स्थिर सरकार का एक पॉलिसी मेकिंग सिस्टम जनरेट होना बाकी है। जिस दिन ये होगा, आई थिंक हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दैट्स फॉर श्योर ट्रू सर। बट मेरा आखिरी में एंडिंग ऑफ द शो में आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको किस प्रकार से आप अपने नजरिए से देखते हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते? हर बार अमेरिका आश्वासन देता है भारत को कि वो भारत के साथ है, लेकिन जब भी कुछ प्रतिक्रिया पाकिस्तान की होती है तो वो पाकिस्तान को अपने वेपन्स दे देता है, फिर उसके तरफ चला जाता है। मतलब बड़ा कहते नहीं दल बदलू जिसे,
वैसा ही कुछ, तो आप किस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखते हैं? क्या आपको लगता है आगे जाके इन दोनों के रिलेशंस क्या करेंगे और किस प्रकार से इसका एक एंड रिजल्ट आएगा? अगर हम बहुत पीछे जाके देखें तो ये सारा भुगतान जो है ये पुरानी गवर्नमेंट्स का था, जब कांग्रेस की ने बहुत लंबा कार्यकाल निभाया। तो जब भी कांग्रेस ने लंबा कार्यकाल निभाया तो हमेशा अमेरिका के प्रेशर में काम किया भारत के लिए। मतलब जब जब अमेरिका का प्रेशर आया तो कांग्रेस ने प्रेशर लिया। ये सब पहली सरकार ऐसी है जिसने अमेरिका का प्रेशर बहुत डिटेलिंग में और बहुत स्मार्टली इसको इंटरफेस के तहत हैंडल किया। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका से हम ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, बिकॉज हम एक डिप्लोमेटिकली तो हम आज भी दोस्त हैं, लेकिन जो सच्ची दोस्ती होती है, अगर 4 दोस्त होते हैं या 10 दोस्त होते हैं तो उसमें सच्ची दोस्ती 2 या 4 से हो सकती है, शायद सबसे नहीं हो सकती। और अगर हम बहुत और क्लोजली वॉच करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो रूस ने शायद हमें कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा व्यापार किया, प्यार किया, रिश्ते निभाए, कल्चर शेयर किया। अमेरिका ने हमेशा हमारे को हमेशा यूज किया, थ्रो किया, बट इस बार शायद अमेरिका को सेम प्रोटोकॉल यूज एंड थ्रो वाला फॉर्मूला उनका कामयाब नहीं हो पाया। तो हो सकता है उनके मन में कड़वाहट हो, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए और ग्लोबल समीकरण को देखते हुए अमेरिका भारत से रिलेशन खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज भारत अकेला शायद नहीं है। बिकॉज आज का जो इंटरफेस है, भारत अकेला नहीं है, भारत ग्रुप में रिटेलिएट कर सकता है, भारत एक प्रॉपर सिंडिकेट में रिटेलिएट कर सकता है। भारत का रेसिप्रोकल जो है, जो अमेरिका का बिहेवियर का जो रेसिप्रोकल है, वो शायद कूटनीति और रणनीति से भरा हुआ होगा, जो अमेरिका को भी बहुत सोच समझ के मुंह खोलना होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आज सर ने हमें समझाया, वो एक बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से जाहिर करती है, भारत का जिस प्रकार से विश्व में अपना एक स्थान है, शायद से अभी कमजोर है। हम 140 बिलियन लोगों की आबादी है, हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड में, अभी भी उसको आगे बढ़ना होगा। हमें अपने आप को पावरफुल रिच कंट्री बनाना होगा। मोदी जी और भाजपा काम कर रही है, और भी विपक्ष भी काम कर रहे हैं, भारत के नागरिक भी काम कर रहे हैं, पर मेरी खुद की एक पर्सनल ये गुजारिश है कि देश के युवाओं को जगना पड़ेगा। जैसे सर ने भी अपनी बात में बोला कि देश का जब युवा उठेगा और जागेगा और सोचेगा कि भारत के भविष्य के बारे में, तो जरूर एक दिन वो आएगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। जो सपना है भारत का विश्व गुरु बनने का, वो जरूर एक दिन अचीव कर पाएगा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।